everyone, this is Ashok here and today we are going to discuss about the fourth chapter of history, the age of industrialization. देखिएगा 19th सेंचुरी में एक म्यूजिक पब्लिशर इनका क्या नाम है? E.T. पोल। इस आदमी जी ने अपनी कोई मान लीजिए म्यूजिक जो है उसके ऊपर एक पिक्चर जो है पब्लिश की। इसके ऊपर लिखा इन्होंने द डॉन ऑफ द सेंचुरी। डॉन आप सब लोग समझते ही हैं, नई सदी का नया सवेरा सब नया ही होता है। तो इसके अंदर एक पेंटिंग बनाई इन्होंने। तो पेंटिंग जो है द डॉन ऑफ द सेंचुरी, और इसके अंदर इन्होंने एक पिक्चर बनाई। अब उस पिक्चर के पीछे काफ़ी अलग अलग तस्वीरें बनी हुई है, कैमरे की बनी हुई है, फैक्ट्री की बनी हुई है, मशीनों की बनी हुई है। ये लेडी जो है वो एक व्हील पर खड़ी हुई है, इनके पैर एक व्हील के ऊपर है। व्हील किसको शो करता है? टाइम को। और ये व्हील जो है इसके फीदर और लग रहे हैं। फीदर लगने का मतलब उड़ रहा है, ऊंचाई की ओर जा रहा है। तो पहली चीज ये गोडेज जो है एंजल ऑफ प्रोग्रेस। बियरिंग फ्लैग का मतलब ये हुआ न्यू सेंचुरी। हर फ्लाइट का मतलब आगे बढ़ रही है फ्यूचर में। अब साइंस जो है वो क्या क्या हो गया आपके, जैसे रेलवेज है, टेलीग्राफ्स है, तो बता दिया आपको ये सब कुछ साइन ऑफ प्रोग्रेस। तो ध्यान रखिएगा E.T. पोल 19th सेंचुरी द डॉन ऑफ द सेंचुरी इन्होंने लिखा है। कौन थे ये? म्यूजिक पब्लिशर। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जैसे अपन ने देखा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले में, फ्रेडरिक सोरे क्या है? फ्रेंच आर्टिस्ट है, ये म्यूजिक पब्लिशर है। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत छोटा सा ये, इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं है। अब देखिए इन्होंने दो चीजें दी। एक वर्ड इन्होंने लिया ओरिएंट। पूछ सकता आपसे ओरिएंट का मतलब क्या है? एशिया, बेसिकली एशिया। देखिए एक बिल्कुल धरती के बीच में एक महासागर है, इसको अपन क्या बोलते हैं? मेडिटेरेनियन सी। इस मेडिटेरेनियन सी के एक तो क्या हो गया? ईस्ट, और इसके इधर वाले क्या हो गए? वेस्ट। अब ईस्ट जो है वो हमको शो कर रहा है स्पेशली एशिया को। एशिया में कौन? हम लोग। तो इसके लिए तो इन्होंने पिक्चर में दिखाया अल्लादीन का मतलब जो लोग जादू टोने टोटके में विश्वास करते हैं, पिछड़े हुए हैं, सुपरस्टिशंस में विश्वास करते हैं, बैकवर्डनेस है। और जो वेस्ट है वो स्पेशली किसको टारगेट कर रहा है? यूरोप को। ये इनकी जगह पर पिक्चर क्या बनाई है? एक मॉडर्न मैकेनिक की। यानी मैकेनिक का मतलब ये होता है प्रोग्रेस। वो लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ईस्ट में अलादीन है और वेस्ट के अंदर मैकेनिक है। और इसका जो वर्ड है वो क्या आएगा? ओरिएंट। आपसे पूछेगी व्हाट डू मीन बाय ओरिएंट? इट रेफर टू द ईस्टर्न कंट्रीज और स्पेशली इट वाज अबाउट एशिया। अब इसमें जो एक महत्वपूर्ण है वो है आपका प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है भाई? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये होगा कि जब पूरे वर्ल्ड के डिमांड के लिए, पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर जो यूरोप है और स्पेशली जो इंग्लैंड है, तो वहाँ पर से उस वर्ल्ड डिमांड जो है उसके लिए प्रोड्यूस हो रहा था, बट इट वाज लॉन्च्ड बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज। द हिस्टोरियंस रेफर्ड दैट फेज ऑफ दैट टाइम एज ए प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड फोकस ऑन दिस रीजन। यस। सेकेंड, ट्रेड गिल्ड्स। कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएशन मतलब संघ। एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, इसको कहते हैं ट्रेड गिल्ड्स। इनका मतलब क्या होता है? ये लोग उसकी प्राइस वगैरह है, कितना वो कंट्रोलिंग वगैरह है, कौन व्यापार करेगा, किस तरीके का टैक्स वगैरह सब कुछ चीज़ें
तो ये लोग कंट्रोल करते हैं, तो इनको बोलते हैं ट्रेड गिल्ड्स। बेसिकली आप क्या लिखेंगे, एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। इसके बाद है इंग्लैंड में अर्लियर, मतलब शुरुआती इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो गया, वो तो 18th सेंचुरी में है, लेकिन सबसे पहली अर्लियर फैक्ट्री जो है ब्रिटेन में कब आई थी, तो ध्यान रखना ब्रिटेन में अर्लियर जो फैक्ट्री वो कब आई थी, 1730 में अर्लियर फैक्ट्री, ठीक। इसके बाद में हम फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा, फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा। भाई क्या चीज ऐसी शो करती है कि आप सिविलाइज्ड हो गए हैं, आपका विकास हो गया है, जब से हमने कपड़े पहनने शुरू किए, वरना तो वन मनुष्य थे। तो इसलिए वो सबसे पहली चीज वो है आपकी कॉटन। क्या है, कॉटन। तो सबसे पहला जो न्यू एरा का साइन है वो क्या है, कॉटन। नेक्स्ट है रिचर्ड आर्कराइट, ये इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड फर्स्ट कॉटन मिल इन 1771। रिचर्ड आर्कराइट, ये वोटर पावर की पूरे विश्व के अंदर सबसे पहली थी। और ये बंदा जो है कहाँ से बिलोंग करता था भैया, इंग्लैंड से ही बिलोंग करता था। और इन्होंने सबसे पहली जो है कॉटन मिल क्रिएट की थी, कब की थी, 1771 के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस बार बस नेक्स्ट टाइम स्टीम इंजन। स्टीम इंजन, देखिए स्टीम इंजन के लिए दो क्वेश्चन बनते हैं, कंफ्यूज मत होना वरना बहुत गलत कर जाओगे। अगर ये लिखा हुआ ऐसे आए, स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय, स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय, तो आपको करना है न्यू कमेन। लेकिन अगर आता है इसी स्टीम इंजन को, एक तो क्या करेगा, इसी स्टीम इंजन का इसको इम्प्रूव करेगा और जो पेटेंट कर लेगा, मतलब पेटेंट का मतलब कि किसने बनाया, तो पेटेंट करवाने वाला और इस स्टीम इंजन में थोड़ा इंप्रूव करने वाला वो कौन था, जेम्स वॉट। खामियां थी तो इसलिए पेटेंट नहीं करवा पाए थे कमिंग साहब, तो ये आपका जेम्स वॉट के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। 1781 में। रिचर्ड आर्कराइट का कब था, 1771 में सबसे पहली कॉटन मिल जहां पर वाटर पावर के द्वारा उसको शुरू किया गया था, वो कौन थे, रिचर्ड आर्कराइट। और न्यू कमेन ने स्टीम इंजन, भाप के इंजन का आविष्कार किया था। तो प्रोड्यूस करने वाले कौन थे, न्यू कमेन थे। और इसमें थोड़ी और तकनीकी सुधार करके इसका पेटेंट जो करवाया वो किसने करवाया, जेम्स वॉट ने। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, देखिए इन द विक्टोरियन ब्रिटेन, जहां पर महारानी विक्टोरिया थी। अब इस जगह पर एक प्रश्न पूछेगा कि व्हाई इन द विक्टोरियन ब्रिटेन एरिस्टोक्रेट्स एंड बोर्जुआजी प्रिफर्ड हैंडमेड मटेरियल। कौन कौन प्रिफर करते थे, एरिस्टोक्रेट्स एंड बोर्जुआजी। बोर्जुआजी इनका मतलब क्या होता है, इनको बोलते हैं पूंजीपति, कैपिटलिस्ट भी आप बोल सकते हैं। कैपिटलिस्ट यानी बड़े पैसे वाले जो लोग थे वो हाथ से बनी हुई चीजों को प्रेफर क्यों करते थे, क्योंकि उसमें क्या था, क्लास, यानी हाथ से बनी हुई चीजों में उनको क्या दिखता था, स्टैंडर्ड दिखता था, इसलिए उनको प्रेफर किया जाता था। कौन से, विक्टोरिया ब्रिटेन में, वो महारानी वाले में, ठीक है।
तो इसके बाद में अगला है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी में कोई खास चीज नहीं है। 1764 में इसका आविष्कार होता है। कौन करता है? जेम्स हरग्रीव्स। जेम्स हरग्रीव्स। इसकी छोटी सी चीज ये पूछ लेगा आपसे कि स्पिनिंग जेनी का वाई विमेन वर्कर्स अटैक्ट, यानी महिलाओं जो श्रमिक थी उन्होंने स्पिनिंग जेनी पर क्यों उसको तोड़ फोड़ दिया? क्योंकि इसके आने के बाद देखिए, मशीन आने से पहले 8 महिलाओं की जरूरत थी। मशीन आने के बाद में सिर्फ 1 महिला से काम चल रहा था, तो 7 महिलाएं तो बेरोजगार होगी ना, तो नाराज हो गई। उनको लगा कि स्पिनिंग जेनी ना होती तो हमारा काम रहता, इसने हमारा रोजगार छीना है, हम इसकी सांसें छीन लेंगे। तोड़ फोड़ दिया। उनको ये नहीं पता था और आ जाएगी। बट आपका सवाल ये है, व्हाई दे अटैक्ट स्पिनिंग जेनी? बिकॉज स्पिनिंग जेनी डिप्राइव्ड देयर जॉब और लाइवलीहुड। तो ये आप समझ गए होंगे, ये स्पिनिंग जेनी का हो गया। इसके बाद में अगला है, और जो कि आपसे पूछेगा, ब्रिटिश राज से पहले, ब्रिटिश राज से पहले भारत में कौन कौन से पोर्ट थे महत्वपूर्ण? तो ब्रिटिश राज से पहले कौन कौन से थे? एक था सूरत, एक था हुगली और एक था मसूलीपट्टनम। कौन कौन से थे? सूरत, हुगली और मसूलीपट्टनम। आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन है भी आपके इसके अंदर, तो ये देखिए नाम ध्यान रखना आपको। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने आके क्या किया? ब्रिटिशर्स ने आके डेवलप किसको किया? बॉम्बे, यानी मुंबई सी पोर्ट जो है ना, बॉम्बे वाले को, मद्रास वाले को और कलकत्ता वाले को। कोलकाता। क्या हो गया इनको करने से? इनको करने से ये हुआ, सारी सुविधाएं जो वहां पर थी अंग्रेजों ने यहाँ पर दे दी। इस जगह से अगर कोई व्यापार करता, उसका टैक्स ज्यादा, मतलब कोई सुविधा नहीं, तो लोगों का मूवमेंट यहाँ से यहाँ आ गया। धीरे धीरे वहां पर वीरानी छा गई और वो खत्म हो गए। आपसे पूछेगा कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ डिक्लाइनेशन ऑफ द सूरत पोर्ट? तो यही था। ठीक, एक इसके बाद में है गोमास्ता। गोमास्ता, गोमास्ता, गोमास्ता कौन थे? गोमास्ता वर अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ऑफिशियल्स टू सुपरवाइज एंड चेक द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ्स वीव्ड बाय वीवर्स। जुलाहे कपड़े बुनकर जो होते हैं उनके कपड़ों का क्वालिटी और सब कुछ चेक करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, टाइम टू टाइम देखने के लिए जो अपॉइंटमेंट था, ये पेड सर्वेंट होते थे। गोमास्ता वर द पेड सर्वेंट। तो ये हो गया आपका गोमास्ता, किसके लिए? तो सुपरवाइज द चेक ऑफ द क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ्स ऑफ वीवर्स। ठीक, और गोमास्ता से रिलेटेड एक आपका क्या आता है? जॉबर। दोनों को देख लीजिएगा। जॉबर का मतलब क्या होता है? दीज जॉबर्स वर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्संस एंड जनरली यूजुअली दे वर मेच्योर ओल्ड एज पर्संस। ठीक है ना, तो वो लोगों के विश्वासी लोग होते थे। एंड दीज पीपल मीन्स जॉबर्स, दे did work of recruiting the people from the nearby villages. Okay, तो जो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इनको हायर करते थे जॉबर्स को, तो ये लोग क्या कि बाहर से लोगों को काम दिलवाते, उनको पैसे दे देते रहने वहने के लिए, थोड़ा खर्चा पानी दे देते, फिर उसके बाद में उनसे गिफ्ट्स वगैरह भी लेते थे। तो ये जॉबर्स हो गया। अब आपका आता है फर्स्ट कॉटन मिल। फर्स्ट कॉटन मिल सबको पता है भारत में कब हुई थी? बताइए कब हुई थी अगर आपको ध्यान है तो। 1854 में। कहां पर? बॉम्बे में। देखिए मैंने आपको 3 डेट बताई थी। 1853 में सबसे पहली ट्रेन चली थी मुंबई टू ठाणे। ठीक, 16 अप्रैल 1853। 1854 के अंदर फर्स्ट कॉटन मिल कहां पर? मुंबई के अंदर। 1854 में किसके द्वारा? कावासजी डाबर के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? कावासजी डाबर। इसके बाद में 1855 में सबसे पहली जूट मिल खुली थी। खैर पहले इसको देखते हैं अपन। अब देखिएगा हम, एक है एल्गिन मिल। एल्गिन मिल, इसकी स्थापना हुई थी कानपुर के अंदर 1861 में, सॉरी 1860 में। देखिए जो जो लिख रहा हूं वो जरूर से आप याद कर लेना।
अगर इधर उधर का पूछ लिया ना तो घूमते ही रह जाओगे, ध्यान रखना। एक एक नंबर कट के सीधे 10-15 नंबर पीछे आ जाओगे, कोई मतलब नहीं रहा। इतने का ही कंपटीशन होता है, क्या है। फर्स्ट कॉटन मिल जो वो 1854 में मुंबई कवासी डाबर, लेकिन एल्गिन मिल एक अंग्रेज अफसर था, उसके द्वारा उसके नाम पर, अपने नाम पर लोग रखते नहीं क्या। डाबर कोई आदमी था, टाटा कोई आदमी था पहले, अब वो सरनेम हो गया, नाम भी सारे टाटा टाटा टाटा। तो इसी प्रकार से एल्गिन जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसके नाम से है, ये भी क्या कॉटन मिल ही है। तो एल्गिन मिल जो है इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी। कब हुई थी? 1860 में। और फर्स्ट कॉटन मिल इन अहमदाबाद, ये कब हुई थी? 1861 में। जूट मिल आपको बता दिया है। जूट मिल देखिए, सबसे पहली जूट मिल, हम बस करीब पहुंच गए हैं, थोड़ा सा और पेशेंस बनाए रखेंगे आप। फर्स्ट जूट मिल 1855 में, कहां पर? रिशारा। कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। किसके द्वारा? जॉर्ज ऑकलैंड। और एक तो इसके अंदर आ गया जॉर्ज ऑकलैंड और एंड बिशंबर सेन। फर्स्ट जूट मिल 1855 के अंदर रिशारा वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है, जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा। और देखिए पहले फर्स्ट जूट मिल नहीं है ये फर्स्ट इंडियन जूट मिल है भैया। फर्स्ट इंडियन जूट मिल ये खुली थी आपकी 1917 में। और किसने खोली थी? एक मारवाड़ी था। और मारवाड़ी कौन था? मारवाड़ी सेठ जी हो सकते हैं, सेठ हुकुमचंद ने खोली थी 1917 के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सबसे पहली इंडियन जूट मिल है। सिर्फ जूट मिल आएगी तो फिर 1855 रिशारा वेस्ट बंगाल वाला हो जाएगा। एक और छोटा सा लास्ट इसका पॉइंट है फ्लाई शटल। देखिए फ्लाई शटल के अंदर ये एक मैकेनिकल डिवाइस है विच वॉज ऑपरेटेड विद मीन्स ऑफ रोप्स एंड पुलीज, मतलब उस पर फिरकियाँ लगी रहती हैं। रोप पुली का मतलब फिरकियाँ, तो रस्सी है तो उससे वो चलेगी। तो ये इस तरीके से ऐसे, और भी पुलियाँ लगी हुई हैं ऐसे। तो ये है, ये आपका 1733 में इसका इन्वेंशन हुआ था। किसके द्वारा? जॉन के के द्वारा ही हुई है भैया, नाम ये के 1733 जॉन के फ्लाई शटल। देखिए थोड़ा सा फास्ट चले हम और चैप्टर आपका ये खत्म हो गया है। लेकिन एक छोटी सी चीज है, अगर कोई सा भी चैप्टर थर्ड और फोर्थ जिनमें कोई टर्म आपकी नहीं समझ में आया, क्योंकि देखिए बेटा इसके अंदर 1-1 घंटा 1.5 घंटा लगता है पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में, तो हमने हमारी तरफ से पूरा फास्ट करने की कोशिश की है। फिर भी किसी चीज़ में आपकी समझ में नहीं पड़ा हो तो उसको आप जरूर लिख के भेजिए, उसको जरूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आपके एग्जाम से 10-15 दिन पहले सारा पूरा चारों किताबों का जो मेन जो बड़े प्रश्न और थोड़े मीडियम टाइप के हैं, ये जो छोटे मोटे हैं ये तो नहीं हो पाएंगे अभी, लेकिन बड़े जो प्रश्न हैं जो इनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, 3 से 4 नंबर वाले जो हैं और कुछ 2 नंबर के भी आ जाएंगे, तो उनका आपको एक वीडियो देंगे 5 से 10 मिनट का ही, जिसमें सब कुछ लिखा लिखाई मिलेगा। तो आप जरूर उनको जानने से पहले 10-15 दिन में जरूर देखें। तो पढ़ते रहिए और अच्छी मेहनत करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।